नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ कर रहा हूं जिन्हें देखने के बाद मन में, कलेजे में सिरहन हो जाएगी, दिमाग जम जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तस्वीरें ही कुछ ऐसी हैं, वो आपको विचलित करने वाली हैं। और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए ज़रूरी है, आप तो विचलित होंगे ही, सरकार को भी अब विचलित होने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें मैं मुजफ्फरपुर की दिखा रहा हूं, बिहार के मुजफ्फरपुर की। यहां पर यह महिला, चेहरा हमने मोज़ैक किया है, बच्चे भी की भी पहचान हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं। मैं नाम जानता हूं इस महिला का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन यह महिला श्रमिक स्पेशल के जरिए गुजरात के अहमदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची थी। भूखी प्यासी, 45 डिग्री से ऊपर का पारा हो चुका है, तापमान पहुंच चुका है, लू चल रही है। और रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर क्या आलम होगा उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं सहन कर पाई यह महिला, दम तोड़ दिया। और उसका नन्हा सा बच्चा, नन्ही सी जान, वो जानता ही नहीं मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अभी भी मां को जगाने की कोशिश कर रहा है, उसका कंबल उतार रहा है, कभी कंबल उठा रहा है, मां मां कर रहा है। ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर, ये भी मुजफ्फरपुर की ही तस्वीर है। ये जो परिवार बैठा है ना, आप देख रहे हैं, इनकी गोदी में ये 2.5 से 3 साल का बच्चा है। इसने दम तोड़ दिया। ये परिवार, ये भी मजदूर परिवार है, दिल्ली से बिहार के बेतिया के लिए निकला था। ट्रेन दिल्ली से चली मुजफ्फरपुर पर, ट्रेन ने इन्हें उतार दिया। 10 बजे सुबह ये ट्रेन से उतरे। ना खाने पीने की व्यवस्था, पानी का इंतजाम नहीं, मां बेहाल, मां का दूध नहीं उतर रहा था। तो मां चाहकर भी इस बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाई कि और बंदोबस्त नहीं हो रहे हैं, दूध तो पिला दूं, लेकिन दूध नहीं उतर रहा था। इन्होंने कोशिश की, ये बेतिया जाने वाले थे। गाड़ी वाले ने इनसे 15,000 रुपए मांगे, 15,000, मुजफ्फरपुर से बेतिया ले जाने के लिए। परिवार के पास वो पैसे नहीं थे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वहीं प्लेटफॉर्म पर रहा, इंतजार करता रहा। कोई ना कोई तो सहारा देगा, कोई तो मदद करेगा, कोई तो इनकी बात सुनेगा, किसी की तो निगाहें पड़ेंगी। बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसके पिता क्या बता रहे हैं, ये मैं कहानियां नहीं बना रहा हूं, मैंने अपने रिपोर्टर्स से कई बार वेरीफाई कर ये फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। इसकी वजह भी मैं आगे बताऊंगा। इस बच्चे के पिता की व्यथा सुनिए। जैसे आया था वहाँ पे तो बोला लोग कि दानापुर जाओ। दानापुर आए थे तो वहाँ से बोले कि मुजफ्फरपुर जाओ। मुजफ्फरपुर आए थे तो बाहर निकल के तुझे तो कह रहे हैं कि जाओ सामान वामान लेकर आओ, ट्रेन में बस मिल जाएगा। उसको बाद फिर कह रहे हैं नहीं बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसे में बच्चे देर कहाँ गया, मुजफ्फरपुर किया है? मुजफ्फरपुर में किया। पदाधिकारियों को जानकारी दिया कि बच्चा सीरियस है? बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी आओ ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम लोग, गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। तो देखिए 12,000 की जिक्र कर रहे हैं, 15,000 रुपए तक भी इनसे मांगे गए। कभी दानापुर जाओ, कभी मुजफ्फरपुर जाओ, कभी बस आ जाएगी, कभी और ट्रेन आ जाएगी, या अपनी गाड़ी का इंतजाम कर लो। ये हमारी व्यवस्था का आलम है और हम अपने आप को विश्व गुरु हम बनने वाले हैं, ये दावा करते हुए थकते नहीं हैं। हम अपने मजदूरों, अपने देशवासियों के लिए क्या इंतजाम कर पा रहे हैं, उसकी ये बानगी मात्र है। और सिलसिला यही नहीं थमता, ट्रेन को लेकर अभी राजनीति हावी है। महाराष्ट्र में खास राजनीति हो रही है।
उस पर मैं चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। मजदूरों की पीड़ा का कल तक केंद्र और राज्यों को जवाब देना है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले 2 बड़े सवाल उठा रहा हूं। आज के सवाल क्या हैं? सवाल नंबर 1, मजदूरों की रेल में कौन कर रहा है खेल? और मजदूर सड़क पर भी मरेंगे, रेल में भी मरेंगे। यह प्लेटफॉर्म की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की और बिहार में सरकार चला रहे हैं उनके मुख्य प्रवक्ता। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें थी। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक और खास मेहमान, महाराष्ट्र राजनीति का गढ़ बन रहा है रेल के खेल में, वरिष्ठ मंत्री एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं और पवन कुमार भारतीय मजदूर संघ, बड़ा मजदूर संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, उनके नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब जीवीएल, लोग प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ रहे हैं, यह हमारी व्यवस्था है। मैं कोई केंद्र राज्य राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीधा व्यवस्था का सवाल पूछ रहा हूं। हम व्यवस्था भी नहीं कर सकते, माएं दम तोड़ देंगी, बच्चे दम तोड़ देंगे, यह हमारी व्यवस्था है। संदीप, सबसे पहले जो न्यूज आपने दिखाया, जो घटना आपने जिसका जिक्र किया, पहले एक मन विचलित करने वाली घटनाएं हैं। मैं बिल्कुल इसमें मैं कोई राजनीतिक बयानी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं हम सबके दायित्व है, कहीं ना कहीं हम सबकी इसमें फेल्यूर है। मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे लगता है ऐसे जब घटना घटती है हम सबको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मैं मानता हूं बिकॉज हमारे सामने चुनौतियां बहुत है, ऐसा नहीं है कि कम चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। इसके बावजूद जब ऐसी घटना घटती है हमारी मन विचलित जरूर होता है। तो इसलिए मैं, आपने जो बात कही कि ये किसकी जिम्मेदारी है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया, हमने बहुत कुछ किया है, प्रदेश सरकारों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जब किसी की इस प्रकार जान चले जाती है, मैं इसमें बिल्कुल राजनीति करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं ऐसे घटनाएं से हम बचने के लिए क्या करें। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से, देखिए जीवीएल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। तू मैं करना, आवाज ऊंची करके सवाल पूछना और ये घड़ियाली आंसू बहाना मजदूरों के लिए, मैं घड़ियाली आंसू नहीं बहाता हूं, मैं रियल मुद्दे की बात करता हूं। यहां पर राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अजय आलोक, देखिए मेरे पास रेलवे का एक ट्वीट भी है, क्योंकि खबर जो ये है, जो मैं ये बच्चे और मां की खबर दिखा रहा हूं, लोगों की मौत हो रही है। मंगलवार को भी श्रमिक ट्रेन लगातार चल रही है, 2 बिहार में और मौतें हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी 2 मौतें हुई। उस पर रेलवे विभाग लिखता है, यह खबर पूर्णतः भ्रामक और असत्य है। जिन 4 लोगों का उल्लेख किया गया उनमें से 2 लोग पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित थे। बाकी एक व्यक्ति की मौत का कारण पोस्टमार्टम के आने के बाद सामने आएगा। चौथे व्यक्ति का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। आपने तफसील से जानकारी दे दी इन 4 मौतों की। मैं तो पूछ रहा हूं इस मां की मौत कैसे हुई? ये 2.5 साल का बच्चा सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बिलखता क्यों रहा? हम तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर सारा इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। उसकी मां का दूध नहीं उतर पाया, उसको पानी नहीं मिल पाया, उसने दम तोड़ दिया। इसके बारे में भी कुछ संवेदनशीलता दिखा देते, कोई ट्वीट कर देते। गलत तो नहीं पूछ रहा हूं मैं अजय आलोक? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं पूछ रहे हैं और बात सही भी है। सवाल अगर सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? विपक्ष से थोड़ी ना पूछेंगे। ये सही बात है कि औरत की लाश प्लेटफॉर्म पर देखना बहुत दुखद था, खासकर उसके दूध मुँहे बच्चे के साथ। जीआरपी को इसकी खबर मिली, इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई, बिहार सरकार को दी गई। परिवार का बयान आता है उसको कोई बीमारी नहीं थी, मौत पहले हो जाती है।
ट्रेन 36 घंटे से रास्ता ट्रैवल करके आई थी, कैसे क्या हुआ कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला। बहरहाल मौत हो गई, बहुत दुखद है ये हृदय विदारक था, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए भी, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है उन सोशल साइट्स पे। तो लेकिन एक घटना को लेके आप जनरलाइज इसको मत कीजिए। मैं एक घटना नहीं, देखिए मैं फिर से रोक रहा हूँ। देखिए अजय, हम राजनीति ना करें। मैं एक घटना नहीं, अगर मैं बोलने लगूं ना 7 बजे, एक मिनट अजय, जस्ट हियर मी आउट। देखिए जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट, जब मेरी बात सुनिए। 7:07 हुए, अगर मैं विवरण देने लगूं ना, ब्यौरा देने लगूं पिछले 60 दिनों का, कि कौन तिपहिया लेकर दिल्ली से श्रावस्ती चला गया, कौन व्यक्ति दिल्ली से ग्वालियर अपने घर जा रहा था और आगरा में दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया, कौन एक बिटिया अपने पिता को लेकर गुरुग्राम से सासाराम पहुंच गई, कौन तिपहिया लेकर कहां पहुंच गया, किसके पैर में छाले हो गए, 16 लोग कटकर मर गए, मालगाड़ी के नीचे आ गए क्योंकि वो थक गए थे, वो रेलवे ट्रैक पर सो गए थे, कौन अपने बच्चे को आगरा में सूटकेस पर खींचती हुई ले जा रही थी और प्रभु नारायण सिंह, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, डीएम कहते हैं हम भी बचपन में अपने पिता के सूटकेस पर सो जाते थे। एक कहानी नहीं है, अगर मैं बोलने लगूंगा पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है अजय आलोक, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इस महिला को या उस बच्चे को लेके बोल रहा हूं। मैं सब तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में आइसोलेटेड नहीं कह रहा हूं। जब एक साथ 50 लाख लोगों का मूवमेंट होता है ये 27 दिनों के अंदर में, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये 50 लाख मूवमेंट में अगर लगभग 100 घटनाएं भी नहीं होंगी, तो पता नहीं, ये सोच मेरी नहीं है। नहीं, फिर से मैं करेक्ट करूंगा अजय आलोक। 50 लाख अजय आलोक, मैं फिर से आपको करेक्ट करूंगा। 50 लाख लोगों की मूवमेंट की दुहाई दे रहे हो। ट्रेन जब नॉर्मल दिनों में चलती हैं 2 करोड़ लोगों की आवाजाही होती है ट्रेन में, तो मतलब इसे नॉर्मल मान रहे हो कि 10-20 मौतें तो हो ही जाएंगी ट्रेन चलेंगी तो। मेरी बात आप सुनिए। हाँ, आप मेरी बात सुनिए ना। आप एक साथ एक्सटेम्पोर बोलने लगेंगे तो मेरी बात कहां से सुनेंगे? बताइए। मुझे तो लगता है आप राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। बताइए। नहीं, आप क्योंकि गलत उदाहरण मत तमाम राज्य सरकारों की गलती है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। आप एक जगह पॉइंटेड फिंगर मत कीजिए। मैं आपसे ये पूछूंगा, क्यों प्रवासी मजदूर निकले उन राज्यों से, तो क्या बोलेंगे आप? मैं आपसे पूछूंगा अगर ये कि क्यों राज्यों ने जाने दिया अपने प्रवासी मजदूरों को, उन प्रवासी मजदूरों को जिनका इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ था, जिम्मेदारी क्या बोलेंगे आप? क्या दोषारोपण करने का समय है? जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सेंटर स्टेट्स की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। रेल अगर केंद्र चला रहा है तो केंद्र की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ 55 लाख लोग, अभी तक 45 लाख लगभग आ चुके हैं। 3,500 से ऊपर श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुकी है। 1100 ट्रेन बिहार में हम रिसीव कर चुके हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कोई अनहोनी नहीं होगी? साहब प्रैक्टिकली होकर सोचिए, आप व्यवहारिक होकर सोचिए। नहीं, मैं पूरा व्यवहारिक होकर ही, एक मिनट अजय आलोक, राज्य को दोष दे दिया। मैं व्यवहारिक सवाल पूछता हूं नवाब मलिक, मैं बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। अजय आलोक कह रहे हैं 50-55 लाख लोगों की मूवमेंट होगी तो मौतें होंगी, स्वाभाविक मान रहे हैं। तो मतलब हम ये मानकर चलें, भाई कोरोना से पहले चलती थी ना ट्रेनें। मुंबई में आप तो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, हर रोज लोकल में ही 1 करोड़ लोगों की आवाजाही होती है। देश भर में ट्रेनों के जरिए 2 करोड़ लोगों की आवाजाही होती है। तो ये मानकर चलें, ये तो ऐसे मौत हो जाएगी, बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा, मर जाएगा, माँ वहां पर ऐसे ही लेटी रहेगी, बच्चा उसके चादर के साथ खेल रहा है, सोच रहा है कि माँ उसके साथ खेल रही है, माँ सोने का नाटक कर रही है, उसे पता ही नहीं, वो तो गई, हमेशा के लिए सो गई। ऐसा है कि कोई भी एक व्यक्ति की जान है। अब कुछ मौतें होंगी इस तरह से अगर कोई सोचेगा तो हमें लगता है कि संवेदनहीनता है। एक भी मौत हो जाए इंसान की तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, और हमें लगता है कि जो भी हो रहा है गलत। आपने सवाल उठाया, देश के सारे चैनल पिछले 10-15 दिन से मजदूरों के सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। लेकिन एक बात समझ लें आप, इस देश में जो भी मजदूर है, देश में कितने % मजदूरों को कानूनी कवच या उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ? पूरे देश के मजदूरों की संख्या के 3% मजदूर है, उन्हें कानूनी प्रोटेक्शन है। बाकी जो भी मजदूर है उन्हें किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी। मैं उन मुद्दों पर आने वाला हूँ। मजदूरों को लेकर आप भी कितने संवेदनशील है, ये मुद्दा भी पूछूंगा। ट्रेन क्यों नहीं चल पा रही है महाराष्ट्र से, लेकिन मैं अभी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूँ। ये हमारी कौन सी व्यवस्था है कि लोग मर जाएंगे और हम चू भी नहीं करेंगे?
यही मैं कह रहा हूँ कि देश एक समाजवादी ढांचे में चलेगा, समाजवादी राज्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश में समाजवादी व्यवस्था के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हम भाग रहे हैं। ऐसे संकट में भी जो श्रम कानून है उनको सारी कानूनों को निरस्त कर दिया जाए ताकि बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे नहीं, पास उसमें रीथिंक हो रहा है, इसलिए पवन कुमार को भी मैंने बुलाया है। यही कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट अभी मुद्दे पर रहते हैं ना नवाब मलिक। राजीव त्यागी, लोग दम तोड़ देंगे। पहले बसों में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, दम तोड़ रहे थे, अब लगा ट्रेनों में बड़ी तादाद में मजदूर जा सकते हैं, अब भी दम तोड़ रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? और खेल क्या हो रहा है? राज्य बनाम राज्य, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष। संदीप जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अपना अपना दायित्व है, सबके अपने अपनी बातें हैं जो उनको कहनी चाहिए। निश्चित रूप से जो कह देते हैं कि राजनीति हो रही है, तो मैं इस बात से सहमत इससे नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री जी का अपना दायित्व है, विपक्ष का अपना दायित्व है कि वो अपनी बात उठाए, लोगों के पक्ष में खड़ा हो और प्रधानमंत्री महोदय सरकार को जगाने का काम करे। इस विषय में 3 बातें कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से अपना इसका कॉग्निजेंस किया और उसको लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने बकायदा इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाली है कि मजदूरों को रोजगार भी मिलना चाहिए, उनका जीवन भी बेहतर होना चाहिए। आप राजनीति करने लगे, रणदीप सुरजेवाला का नाम जोड़ने लगेंगे, सुओ तो कॉग्निसेंस लिया है, उसके बाद याचिकाकर्ता बन गए। राजनीति मत करिए ना। सब राजनीतिक, हर राजनीतिक दल की दिक्कत यह है, माफी के साथ आप सब बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, हर आदमी अपना ही झंडा बुलंद करने में आमादा है, लड़ाई सबकी है। जो आप बात कह रहे हैं, एक डिबेट पे आपने ये भी कहा था कि कर्नाटक राजनीतिक आदमी राजनीति नहीं करेगा तो और क्या वो घास छिलेगा। तो 24 साल की एक बात पे रहा करिए आप भी। नहीं, संकट काल में आपका धर्म कुछ और होता है। सामान्य वक्त में आप राजनीतिक दल है, राजनीति करिए, ये सामान्य वक्त नहीं है। राजीव त्यागी, संकट काल में सरकार से पूछे कि लॉकडाउन से पहले 3 प्रश्न पूछ के जवाब दे दीजिए मुझे कि लॉकडाउन से पहले 10 करोड़ प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया था, क्यों कार्ययोजना नहीं बनाई थी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि लॉकडाउन के दौरान ही जब श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही थी, वो श्रमिक ट्रेन भटक क्यों रही है, जगह जगह क्यों पहुंच रही है, 9-9 घंटे क्यों 9-9 दिन क्यों लग रहे हैं, किस वजह से लग रहे हैं, इसके बारे में सरकार बता दे, क्योंकि रेलवे सरकार के अंडर में आता है। तीसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि दर्दनाक सफर 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंच रही श्रमिक ट्रेन, भूख प्यास से 1 दिन में 7 लोगों की मौत, ये आंकड़ा है। और एक आंकड़ा और कोट करना चाहता हूँ लास्ट में जाकर के कि भूख से लॉकडाउन की वजह से 14 मौतें हुई हैं, स्वास्थ्य के कोलैप्स होने की वजह से 54 मौतें हुई हैं, लोगों के चलते चलते प्रवासी मजदूरों के पांव में छाले पड़े, डिहाइड्रेशन से 42 मौतें हुई हैं, पुलिस के अत्याचार से 12 मौतें हुई हैं और आत्महत्या 20 लोगों ने अभी तक की है। इनका वली वारिस कौन होगा, ये पूछ के बता दीजिए। मैं अभी जीवीएल नरसिम्हा राव, जीवीएल स्क्रीन पर, जीवीएल देखिए, ये अव्यवस्था की जो बात है ना, अब ट्रेनें भी देखिए, लोग परेशान होंगे। अब कोई बच्चा वहां पर पहुंचा है, दूध मिल नहीं पा रहा, या महिला भूख प्यास में दम तोड़ती है, उसके पीछे एक बड़ी वजह अव्यवस्था की भी है कि गोरखपुर ट्रेन पहुंचनी थी, वो 25 घंटे में पहुंचनी थी, 2.5 दिन लगते हैं। बस्ती ट्रेन पहुंचनी थी, वो 28 घंटे लगने थे, 4 दिन में पहुंचती है। उसके बाद रेल मंत्रालय की स्पष्टीकरण आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइनें जैम हो गई हैं। लेकिन बाद में थोड़ी और तफ्तीश की जाती है तो पता लगता है कि बिना टाइम टेबल ही ट्रेनें दौड़ा दी गई थी। रूट तय करना भूल गया रेलवे, तो रूट पर चला दी, टाइम टेबल था नहीं, जो टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे थे, आमने सामने ट्रेन हो गई तो रूट डाइवर्ट करना पड़ा। यह भी एक अव्यवस्था का आलम है, मानेंगे इस बात को? रेल मंत्रालय कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ज्यादा ट्रेनें चला रहे हैं तो इसलिए दिक्कत आ रही है। नहीं, देखिए, आपने खुद कहा कि ये संकट के समय है। ये व्यवस्थित तरीके जो जिस रेलवे चार्ट की, रेलवे शेड्यूल की बात जो कह रहे हैं, वो इस आधार पर नहीं किया जाता है कि कितने राज्य में कितने मजदूर भाई बहन रहते हैं, क्योंकि ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि हमारी रेलवे को भी आप मत कोसिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये डिबेट बहुत साक्षर हो, ये डिबेट के से कुछ पॉइंट निकले, यदि कहीं खामियां हैं तो उसका भी जिक्र हो, बट लेकिन इसको नॉर्मल रेलवे ट्रैवल से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें
एक प्लानिंग के तहत किया जाता है और किस ट्रैक पर, किस रेलवे लाइन पर क्या कैपेसिटी है, वो सब देख के किया जा सकता है। आज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, 1200 ट्रेन मजदूर श्रमिक स्पेशल के नाम पर अलग अलग जगहों पर खड़ा कर दिया गया। और जहां से डिमांड है, जिस प्रदेश से मैंने जो समझा मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रदेश से डिमांड आता है कि हम दूसरे प्रदेश में एक ट्रेन को चलाना चाहते हैं, उस प्रदेश की अनुमति आ गई है, ये हम इस जगह से चलाना चाहते हैं, आप तैयार है क्या? 3 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन पर, उस स्टेशन पर रेलवे डिपार्टमेंट वहां ट्रेन उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये उसके पहले घंटों पहले, दिनों पहले नहीं प्लानिंग की जाती। नहीं, अब इजाजत नहीं है ना। ये 2 मई के ऑर्डर के हिसाब से व्यवस्था थी। जीवीएल 19 मई को जो ताजा ऑर्डर दिया है रेलवे ने, राज्यों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है, फिर भी जो प्रदेश भेजना चाहता है, देखिए जो प्रदेश भेजना चाहता, जैसा उन्होंने स्वीकृति दिया है, तुरंत ट्रेन लगाने की अभी प्लान है। नहीं तो हम 3 दिन के बाद यदि ट्रेन चलाना है तो सब कुछ व्यवस्थित और बेहतर तरीके से पॉइंट है। और इसी पर राजनीति हो रही है। देखिए, मैं थोड़ा और आपसे बात करूंगा और नवाब मलिक से भी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये रेल का खेल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, इतनी राजनीति हावी है। भाई, राज्यों की अनिवार्यता, राज्यों की इजाजत की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन चलाइए, मजदूर अपने घर पहुंच पाए, व्यवस्थित तरीके से पहुंच पाए, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन खास महाराष्ट्र को लेकर राजनीति है। मैंने सोमवार को कार्यक्रम किया था, रविवार के सिलसिलेवार 10 ट्वीट्स का मैंने जिक्र किया था। 7:14 से ट्वीट करना शुरू किया रेल मंत्री पीयूष गोयल ने, और रात के 2:11 तक ट्वीट करते रहे कि बताइए, अपनी लिस्ट बताइए, मैं ट्रेन चलवाना चाहता हूं, 2 लाख मजदूर अपने घर पहुंच सकें। और अगले दिन 41 ट्रेन चल पाई थी। अब भी राजनीति हावी है। देखिए किस तरह से राजनीति हावी है। पहले बयानबाजी, फिर चर्चा। आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। परप्रांतीय श्रमिक भाई जो है, उनको अपने अपने राज्य में भेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने जो ट्रेनें भेजी है, उसमें लोगों को गुमराह करने का काम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष जी गोयल कर रहे हैं। नवाब मलिक, ये रायता इतना फैला हुआ है, ये कंफ्यूजन को दूर कीजिए। मैंने रविवार के ट्वीट्स का जिक्र किया, तब आंकड़ा था 125 ट्रेन। रेल मंत्री कह रहे थे मैं 125 ट्रेन चलाने को तैयार हूं, और क्योंकि एक ट्रेन में 1700 लोग आ सकते हैं, मैं इसीलिए 2 लाख का आंकड़ा कह रहा हूं। ट्रेनें चली सोमवार को 41। अब आप 125 तो चलवा नहीं पाए। तब कह रहे थे हम 80 चला सकते हैं, हम इतनी नहीं चला सकते, कोई 500 दे देगा, 600 दे देगा रेल मंत्रालय, ट्रेन तो हम कैसे चलाएंगे। ये आप ही की सहयोगी शिवसेना की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मेरे कार्यक्रम में कहा। अब आप यकायक 145 ट्रेन मांगने लग गए। ये हो क्या रहा है नवाब मलिक? ऐसा है कि पहले दिन से जो डिमांड थी महाराष्ट्र की, उसमें पेंडेंसी 150 ट्रेन 140 ट्रेन की रही। कभी 20 ट्रेन, कभी 25 ट्रेन हर दिन चलती रही, और 150 ट्रेन की पेंडेंसी थी। पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम एक दिन में 150 ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उन्होंने परसों रात में 2 बजे कहा कि आप प्रवासियों की लिस्ट दीजिए। सुबह 9 बजे सारी लिस्ट दी गई, और उन्होंने 92 ट्रेनों का आश्वासन दे दिया कि 125 ट्रेनों का, कि हम 125 ट्रेन छोड़ेंगे। अब हमने पूरे मजदूरों को मोबिलाइज किया। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि प्रवासी नहीं है, इसलिए गाड़ियां नहीं छूट रही है। सारे चैनलों पे, सारे स्टेशनों की भीड़ लोगों ने दिखाई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस है, जहां से उन्होंने 49 ट्रेनों को शेड्यूल दिखाया था। 20 से 25 हजार मुसाफिर वहां जुट गए, और 9 बजे डीआरएम कहते हैं कि 16 ट्रेन से ज्यादा नहीं जाएगी। हमने प्रोटेस्ट किया। 2 बजे रात में व्यवस्था फिर शुरू हुई। आपने 35 ट्रेनें जा पाई। नवाब मलिक, रविवार को जो ट्वीट था 10 बजकर, उन्हीं ट्वीटों के बीच संजय राउत जो मुख्य प्रवक्ता हैं शिवसेना के,
उन्होंने रात को 10:46, मुझे ये सारे ट्वीट्स कंठस्थ याद हैं, 10:46 पर कहा अपेक्षित सूची भेज दी गई है। वो सूची कितने की निकली? 46 ट्रेनों की, उसमें से 5 बंगाल और उड़ीसा जाने वाली थी, तो वो जा नहीं सकती थी, तो 41 ट्रेन चली। अब आप कह रहे हैं नहीं हमने पूरी दे दी थी जानकारी। आपने तो 41 ट्रेनों की सूची दी थी। सुनिए ना, कल 5 बजे पीयूष गोयल जी ने प्रेस किया और कहा कि 150 ट्रेनें खड़ी हैं, पैसेंजर कहाँ है दिखाओ। ये कल की बात है, मैं परसों की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं हमने देखो जितनी ट्रेनें दी गई मोबिलाइज मजदूरों को किया, और आज भी आपको बता दूं 150 ट्रेनें कह रहे थे, कल 93 ट्रेनें गई हैं। आज उन्होंने 50 ट्रेन देने का वादा किया, जिसके अंदर 40 ही शेड्यूल हो पाई। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, सबसे ज्यादा ट्रेनों की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हावी रही। गुजरात की लोक संख्या, मजदूरों की संख्या महाराष्ट्र से अधिक थी, उन्हें 750 ट्रेन दी गई। हमारे यहाँ ट्रेनों की संख्या कम दी गई, और एक दिन में ट्रेन दे देते हैं, रात को जहाँ ट्रेनें दी जा रही हैं नवाब मलिक, वहाँ ट्रेन आप चला नहीं रहे, राजनीति हावी होती है। कौन सा सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, आम आदमी अपना सर ही खुजलाता रह जाएगा और मजदूर मरता रहेगा। सच झूठ आपको तय करना पड़ेगा। शाम को 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेशनों की भीड़, 9 बजे का हमारा ट्यूट, 2 बजे के बाद रेल व्यवस्था का जागना, और सुबह 6 बजे तक ट्रेन चलाना, ये सारी जांच कर लीजिए। मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, पर मैं इस राजनीति से मुझे कोफ्त आ रही है। नवाब मलिक साहब, पवन कुमार हैं, भारतीय मजदूर संघ के बड़े नेता हैं। पवन कुमार, आपको बात समझ में आ रही है? बस की बात हो तो राजनीति, ट्रेन की बात हो तो राजनीति, मजदूर को घर जाना है, वो 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में पैदल भी चल रहा है, अब ट्रेन चलने लगी तो प्लेटफॉर्म पर मर रहा है। सबसे पहले तो आपने जो मुजफ्फरपुर का दृश्य दिखाया वो बड़ा एक दर्दनाक दृश्य है, और निश्चित रूप से रेल व्यवस्था को उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। रेल व्यवस्था उसे बच नहीं सकती। दूसरा मेरा प्रश्न जीवीएल नरसिम्हा राव से भी एक रहेगा कि ये क्या गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है क्या? मोदी जी कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कौन सी गवर्नेंस है? रेलें लेट चल रही है, 80-80 घंटे लेट चल रही है, ये कौन सी गवर्नेंस सरकार दे रही है? मेरा ये निवेदन है कि क्यों राज्यों पर छोड़ दिया गया मुद्दा? जब सारा काम केंद्र सरकार कर रही थी, तो इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने सारा मुद्दा अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? अपने हाथ में लेकर के ट्रेनें चलाती, ताकि राज्यों का ये सारा जो कन्फेडरेशन है, राजनीति होती ही नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था अगर बनाएंगे तो ट्रेन चलेगी, नहीं तो राज्य की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, इसकी राजनीति, उसकी राजनीति, इस राजनीति में दुनिया फंसी रहेगी। आप फंसाए रखिए। जीवीएल जवाब दीजिए, पवन कुमार जो सवाल पूछ रहे हैं, कहां गया आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का फलसफा? नहीं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा संकट जो आ सकता था, इससे देश को हमने बचाया है। आपको यह मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं होता, ये दिक्कत नहीं होती लोगों को, बिल्कुल नहीं होती। या हम 10 दिन के मोहल्ला देते, हम 5 दिन पहले कह देते आप सब अपने घर घर चले जाओ, तब पूरे देश में फैलता कोरोना, तब लाखों लोग मर जाते। कि क्या इस प्रकार के आंकड़े नहीं किए गए क्या? इस देश में 12 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है, ये सब विश्व के बड़े संस्थान ने किया है। और हाल में जो ISI ने स्टडी किया है, उसने कहा कि लगभग 78,000 लोगों की मौत हो सकती है लॉकडाउन नहीं होने से। मरने वाले कौन होते? सबसे गरीब मरते, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए हम जब उनकी दिक्कत, कौन कह रहा है मजदूर को या गरीब को दिक्कत नहीं हुई? नहीं, हम सब मानते हैं। उनके कष्ट को कम करने के लिए हर प्रकार की कोशिश किया गया। एक मिनट जीवीएल, देखिए आप जबरदस्त सफोलॉजिस्ट भी रहे हैं। चुनाव पर आप जितनी पकड़ कम लोगों की है देश में, हमारे देश में 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं ना। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में जाकर वोट डालने की व्यवस्था हो जाती है ना। ट्रेन जब चलती हैं तो 2 करोड़ लोग हर रोज आवाजाही करते हैं ना। यहां तो लाखों की बात है। मेरा सवाल व्यवस्था को लेकर है। यही बात पवन कुमार भी पूछ रहे हैं कि व्यवस्था कहां है, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहली जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की नहीं बनती है?
मैं जवाब दे रहा हूं, आपने बीच में रोक दिया। नहीं, माफी चाहूंगा, आप बात देखिए- जारी रखिए। हाँ, देखिए संदीप जी, देखिए ये लॉकडाउन, ये कोरोना हम सबको कह के नहीं आई है ना। बिल्कुल, पूरे पूरे विश्व किसी को मालूम नहीं था। हमने लॉकडाउन अचानक क्यों किया, ये कई लोग बार बार सवाल पूछते हैं। अचानक इसलिए करना पड़ा। यदि हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपने घर भेज देते, बंबई से मजदूर अपने भाई 10 लाख लोग बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य चले जाते, जहां गांव में, वैसे सभी प्रदेशों में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यदि ये संक्रमण बढ़ता, तबलीगी जमात से देश को इतनी तकलीफ क्यों हुई बताइए ना। तबलीगी जमात में 4000 लोग आकर चले गए थे, क्या दिक्कत थी? लेकिन तबलीगी जमात पूरे देश में जाने के कारण क्या संक्रमण नहीं फैला? यदि हम संक्रमण तो जहां मैं बैठा हूं वहां भी फैल रहा है। साथ में बिल्डिंग है, वहां पर वो पूरी तरह से सील हो गई है। नहीं, देखिए, हम यदि सबको उसी समय लाखों संख्या में हम ट्रैवल करने की इजाजत देते इसको लॉकडाउन के पहले, तो उसमें देश के हर जिले में तो अब कौन सा काबू में आ गया? उस वक्त दी जा सकती थी ना, कोई व्यवस्था की जा सकती थी कि एक मोहलत दी जाए। पवन कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 मिनट पवन कुमार, क्योंकि अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोले हैं। पवन बाबू, छोटा सा कमेंट, आप कुछ बीच में इंटरजेक्ट कर रहे थे। नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ संदीप, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मैं रेल व्यवस्था पर प्रश्न कर रहा हूँ, मैं लॉकडाउन पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। 2 मई से जब रेल चलाई, तो केंद्र अगर सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले लेता तो शायद इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती। केंद्र ने रेलवे प्रदेशों पर छोड़ दिया, उसके कारण से ये व्यवस्थाएं खड़ी हुई है। इसलिए रेल को सारी व्यवस्थाएं केंद्र करेगा तो ये संकट नहीं आएगा। मेरा बिल्कुल। और ये जो महाराष्ट्र की बात है ना, 125 ट्रेनें पहले पीयूष गोयल कह रहे थे चलाने की, तो 46 की लिस्ट मिली, उसमें से 41 चली। फिर शिवसेना कहने लगी 145 दे दो। अब वहां पर कंफ्यूजन कितनी है, अव्यवस्था कितनी है, उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। ये सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वसई, धारावी और सायन की तस्वीरें हैं। और यहां पर आप क्या पाएंगे? अनुराग भदौरिया, इन इलाकों से आप भी वाकिफ हैं, आप मुंबई जाते रहते हैं। ये देखिए भीड़ कितनी है, मतलब उनको जानकारी दी जाती है। जिन लोगों ने रजिस्टर करा रखा है, अपना कोरोना वेरिफिकेशन करा लिया कि भाई वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनके पास संदेश जाता है कि ट्रेन चलेंगी। ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से चल रही है, वो लोग आकर खड़े हो जाते हैं। सीएसटी, वसई, धारावी, सायन, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और वहां जाकर पता लगता है ट्रेन तो वापस लौट गई, ट्रेन तो चल नहीं पा रही है। मतलब अरे भाई, कोई सिंक्रोनाइजेशन नाम की, कोऑर्डिनेशन, समन्वय नाम की भी कोई चीज होती है। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग इन द कंट्री टुडे। सुधीर जी, एक चीज तो बहुत साफ हो गई है इसमें, जो आपने मुजफ्फरपुर की घटना दिखाई, इतनी मार्मिक घटना है, इस पे किसी की कहीं से आवाज नहीं आई और ना कहीं डिबेट हमें देखने को मिला कि एक माँ की मृत्यु हो जाती है, 2 छोटे बच्चे भटक रहे होते हैं, तो क्या आत्मा मर गई है भारतीय जनता पार्टी की? मुझे लगता है, या भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री की आत्मा मर गई क्या? उनको नहीं बोलना चाहिए था कि इतनी दर्दनाक घटना है, मैं बहुत व्यथित हूँ और इसकी जिम्मेदारी रेलवे लेता है, या रेलवे का कर्मचारी लेता है, या रेलवे डिपार्टमेंट का लेता है, और इन बच्चों की देखरेख रेलवे करेगा और इनकी सारी जिम्मेदारी रेलवे डिपार्टमेंट लेता है। इसमें बुराई क्या है? ये भी तो अपने हिंदुस्तानी है, ये कोई पाकिस्तान की माँ नहीं थी, हिंदुस्तान की माँ थी। और वो घटना, जो छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तुरंत रेल मंत्री को नहीं लेनी चाहिए? रेल मंत्री ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। कहते हैं मैं रात भर जगता हूँ, 2-2 बजे तक जगता हूँ, ट्वीट करता हूँ। आप 2 बजे तक जगते हो तब भी आपकी 40 ट्रेनें भटक जाती हैं। इसके मतलब आप ट्रेनों की सेवा के लिए नहीं जगते, आप राजनीति करने के लिए जगते हो। अगर आप ट्रेनों की सेवा और गरीब मजदूर की सेवा के लिए जग रहे होते तो ट्रेनें भटक ना रही होती, तब आप फोन पे होते कि भाई कौन ट्रेन कहां जा रही है, सही टाइम से जा रही है कि नहीं जा रही है, इससे बात कराओ, जीएम से बात कराओ। नहीं, आप बात कर रहे हो किससे, कैसे राजनीति खेली जाए, कैसे महाराष्ट्र की सरकार के साथ राजनीति खेली जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ आप राजनीति खेल रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। महाराष्ट्र सरकार तो राजनीति खेल रही है, छाले पड़े उनकी छाड़ो, उनकी कभी 125 मांगते नहीं, कभी 145 मांगने लगते हैं। हम कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की नहीं, हम कहते हैं महाराष्ट्र सरकार आपसे 2 ट्रेन मांगे, जिम्मेदारी आपकी बनती हुई है, पूरा देश आपका है,
आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आपको पूरे बहुमत के साथ बिठाया। आप महाराष्ट्र से ही बहुत सी सीटें आपके पास आई हैं, एक आध सीटें कोई वहां जीते हैं या 2 सीटें जीती होगी कांग्रेस, सारी की सारी सीटें आप जीत के आए हैं, 300 पूरी बहुमत के साथ आप हैं। और उसके बाद आप जब बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टर बन गए तब आप चुनने लग गए, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात, ये राजस्थान। तब बता देते कि मैं जब प्रधानमंत्री आप मुझे बना दोगे, उसके बाद हम राष्ट्र को अलग अलग तरीके से बांट देंगे। नवाब मलिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए नवाब मलिक, ये राजनीति से हासिल क्या है, फायदा किसका हो रहा है? मजदूरों का फायदा हो रहा है? कौन देखिए, ऐसा है, राजनीति का सवाल नहीं। आप कहोगे कि 49 ट्रेनें फलाना स्टेशन से छूटेगी, रात को 9 बजे आप 16 ट्रेन छोड़ने के लिए तैयार होगे, तो भीड़ जुटने वाली है कि नहीं? अगर आप जितनी प्रोवाइड कर सकते उतनी बताइए, उतना मोबिलाइजेशन होगा। हमें लगता है देश में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ट्वीट कर देना, ये उचित नहीं है। जो भी संभवता हो सब मिलकर काम करें। 1 महीने तक तो काम ढंग से चलता रहा, फिर एकाएक रेल मंत्री आकर जनता के सामने क्यों खड़े होने लगे? क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा बढ़ रहा था, अपनी नाकामियों का ठिकरा किसी पे फोड़ना था, इसलिए राजनीति कर रहे थे। लेकिन कल कह रहे थे कि स्टेशन पे लोग नहीं, प्रवासी नहीं, स्टेशन की भीड़ बता रही है कि स्टेशन पे लोग थे, ट्रेन नहीं चल पाई। ये सच्चाई है। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला। अब एक और मेहमान माधव आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं RLSP के, वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए दर्शकों, एक बात समझिए, मजदूरों को लेकर कितनी पीड़ा है हमारे राजनेताओं में, हमारे राजनीतिक दलों में, वो आप देख रहे हैं। रेल पर खेल हो रहा है, रेल मंत्री अपनी राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार अपनी राजनीति कर रही है, प्रधानमंत्री हर बात पर बोल रहे हैं, मजदूरों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोला है। लॉकडाउन में इनके दर्द को साझा नहीं किया है। यह बात मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल रहा था। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुतेरी जनहित याचिका दाखिल की गई कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वो मजदूरों के दर्द को समझें, उनके लिए व्यवस्था करें। लेकिन PIL एंटरटेन नहीं की गई। उसके बाद 20 बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखा, रिटायर्ड जजेस ने लिखा, तो अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया। कल केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश भी दे सकता है। अब रणदीप सुरजेवाला भी उसमें याचिकाकर्ता हो गए, जो राजीव त्यागी कह रहे थे। लेकिन पवन कुमार और उसके बाद राजीव त्यागी रिस्पॉन्ड करेंगे। पवन कुमार, मजदूरों को लेकर किसी के मन में दर्द नहीं है। रेल मंत्री खामोश, महाराष्ट्र सरकार खामोश, प्रधानमंत्री खामोश और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं। साफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इतनी संवेदनहीनता हमने कभी नहीं देखी जितनी अब संवेदनहीनता देख रहे हैं। लगातार मजदूर सड़क पर जा रहा है, पैदल चल रहा है, बढ़ रहा है। किंतु मेरा एक आग्रह है, हम देश की बात करें, ये केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या, बिहार में हो रहा है क्या? बाकी भी प्रदेश के जो हिस्से हैं, पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र तेलंगाना तक, सारे देश में इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है। केवल ये बिहार की घटना है, केवल उत्तर प्रदेश की घटना, ऐसा नहीं है। देश भर में इस प्रकार की स्थिति बनी है और दुर्भाग्य से जो राजनेता इन मजदूरों के पास वोट लेने के लिए जाते हैं, वो एक भी इनकी मदद करने के लिए दिखाई नहीं देता। हाँ, आपके पास बैठकर, मेरे पास बैठकर राजनीतिक बात बहुत करेंगे, सड़क पर जाकर मदद करना। इनकी लाखों गाड़ियां चलती है चुनाव के समय, ये गाड़ियां आप क्यों नहीं चला सकते? आप नहीं चलाएंगे। चुनाव के समय इनकी हजारों गाड़ियां चलेंगी, सब राजनीतिक दलों की चलेंगी, किंतु मजदूरों के लिए एक के पास भी गाड़ी नहीं है। इनकी मन में कोई संवेदना मजदूरों की नहीं है। ये मजदूरों से केवल वोट के लिए बात करते हैं, बाकी समय मजदूर को पूछते ही नहीं। बिल्कुल राजीव त्यागी गलत कह रहे हैं, पवन कुमार गलत कह रहे हैं क्या, या कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं? देखिए, जो बात कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय मजदूर संघ ने जो बात कही है, मैंने जो बात कही है, तीनों एक जैसी बात है और बहुत केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं चौधरी साहब, ट्रेन जो
4-4 दिन 7-7 दिन 9 दिन में पहुंच रही है, इसमें भी राज्यों की गलती है क्या? राज्यों ने उसका रूट डिसाइड किया था? ये रेल मंत्री का काम था, रेल मंत्रालय का काम था, क्यों नहीं किया? अब मेरे 4 सवाल पूछे थे भारतीय जनता पार्टी से, उसमें किसी का जवाब नहीं आया और वो कैसे राजनीति कर रहे हैं। तो मेरे मित्र ये बता दें कि जब बंगाल में तूफान आया, प्रधानमंत्री महोदय दौरा करने गए और 2-2 लाख रुपए की घोषणा करके आए मृत लोगों के लिए, अच्छी बात उन्होंने घोषणा की, तो प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणा कर देते। क्या बंगाल में चुनाव है इसलिए वहां राजनीति करी जाएगी? क्या बंगाल में चुनाव है इसलिए वहां जाया जाएगा? प्रवासी मजदूर पूरे देश में मर रहे हैं, उनके बारे में कौन घोषणा करेगा? केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं बता सकता। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है, ये पहला पॉइंट है, क्विक रिएक्शन चाहूंगा। जीवीएल, पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री, वहां राहत पैकेज की घोषणा कर देते हैं, दर्द का इजहार भी कर देते हैं, मजदूरों पर चुप क्यों? पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है इसलिए। बिल्कुल एक झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है कि चुप है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये श्रमिक स्पेशल जो लगभग, सुन लीजिए, मैंने आपके ऐसे क्रॉस टॉक नहीं सर। जीवीएल नहीं, मैं तू मैं नहीं होने दूंगा। जीवीएल हाँ बोलिए, बीच में मत बोलिए। हाँ बोलिए। क्या सरकार ने कुछ नहीं किया है? क्या ये 4000 ट्रेनें जो सरकार चलाई लगभग मजदूर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, ये कुछ नहीं है? पहले हमने घोषणा के पहले, लॉकडाउन के पहले जाने की हमने इंतजाम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हम नहीं चाहते थे ये वायरस स्प्रेड हो जाए। लोग खुद, ये हमारे मजदूर भाई खुद संकट में होते और अभी कुछ प्रोटोकॉल तय किया, लोगों को ट्रेन में बिठा के भेजना आसान था, लेकिन उसके जरिए यदि वो संक्रमित हो जाते, उससे बचना है। उससे बचने के लिए कई तरह के इंतजाम 2 महीने में प्रधानमंत्री ने मजदूरों के लिए क्या कहा, मुझे ये बताइए। और सुन लीजिए ना संदीप, प्लीज सुन लीजिए। हाँ। सुनने का आदत रखिए। हाँ। जब ये ट्रेन पर पहुंचते हैं, जब स्टेशन पर पहुंचते हैं, क्या उनको वहां रिसीव करना, कई जगह हर प्रदेश में उनको अलग से ले जाना, उनको क्वारंटाइन करना, ये पहले ट्रेन में ऐसा होता था क्या? नॉर्मल ट्रेन में ये जरूरी है क्या? क्योंकि हम संकट में हैं। केवल बस में, ट्रेन में भर के लोगों को ले जाना आसान था, उसमें सामाजिक दूरी रखना, 1700 के बजाय 4000 लोग। ठीक है, आपका फेयर पॉइंट है। ये देखिए, रेल से मैं आगे बढ़ गया हूं, मैं व्यापक सवाल अब पूछ रहा हूं। अजय आलोक, सरकार, मैं सीधा नाम ले रहा हूं, प्रधानमंत्री हो, रेल मंत्री हो, सरकारें हो और सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई मजदूरों की समस्या को लेकर खामोश क्यों है? सीधा सवाल है मेरा। मजदूरों की समस्या को लेकर कोई खामोश नहीं है संदीप, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो। जरा इन तीनों के अलावा मुझे एक सरकार का नाम बता दीजिए जिसने मजदूरों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर किया हो। हमने अपने सरकार के माध्यम से 1000 रुपये हर मजदूर, 27 लाख मजदूरों के खाते में दिए, 3-3 महीने का राशन दिया। जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ के रह रहे हैं क्वारंटाइन में, उनको हम 500 रुपया अतिरिक्त दे के विदा कर रहे हैं, उनको लिए रोजगार का इंतजाम भी करवा रहे हैं। राजनीतिक मंशा कहीं नहीं है। लेकिन मैं अब आपके प्रोग्राम में अभी इतने देर के डिस्कशन में मतलब 3 उदाहरण के बैल हैं। अब सुनिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप मुझे हर बार एहसान कर दिया कि आपके खाते में पैसे डाल दिए, आप मुझे में इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कोई करेगा? नहीं एहसान किया। इनकी जो परेशानी है उसके बारे में कोई बोलेगा खुलकर? संदीप सुनिए, अब आप इस तरह से बीच में रोकिए मत, बीच में रोकिए मत, ये आपका अन्याय कर रहे हैं आप मेरे साथ। नहीं, पूरा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मजदूरों के खाते में पैसे देके हमने कोई एहसान नहीं किया, ये उनका हक है। मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की संपदा पर पहला हक आपदा पीड़ितों का होता है। हम किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का पहला हक होता है। राजनीति कौन कर रहा है अभी आपके पैनल पर मैं उदाहरण के साथ इसी 40 मिनट के डिस्कशन में दिखाऊंगा। पहला उदाहरण, कांग्रेस प्रवक्ता ने माना कि प्रवक्ता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा। तब आपने टोका कि आपदा के समय राजनीति नहीं, तो कहा कि नहीं, राजनीति तो हमेशा चलती रहेगी। एक आपके पैनल पे। दूसरा आप उदाहरण, एनसीपी नाम क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बोल के क्या गए, समाजवादी व्यवस्था से देश नहीं चल रहा है। पार्टी अलग, सोच अलग। तीसरे, जो ना 3 में ना 13 में आपके हरे कुर्ता पहन के एक प्रवक्ता बैठा हुआ है, ये ना 3 में ना 13 में, ना सरकार में ना विपक्ष में, नहीं कोई निजी ना अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन देखिए ज्ञान दे रहे हैं किसको। नहीं निजी कमेंट नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं मेरे चैनल पे नहीं, मेरे शो में नहीं, नाम नहीं जानता हूं इसलिए हरा कुर्ता बोल रहा हूं। ना
वो फिर आपके बारे में बोलने लगेंगे। मुझे नहीं मजा आता ना, मैं हमारे दर्शकों को ऐसे नजारे दिखाना चाहता हूँ, और चैनलों को आता होगा मजा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मतलब है कि वो न 3 में है न 13 में है, किसी की मदद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं राजनीति करना, विशुद्ध राजनीति करना। मजदूरों के लिए क्या किया, कौन कर रहा है कौन नहीं, देशवासी जानते हैं। बिना उनको राशन दिए हुए, बिना उनको पैसे दिए हुए, उनको खदेड़ दिया गया। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? चाहे वो हजारों लाखों की तादाद में मजदूर परेशान घूम रहे हैं, गड़ियाली आंसू यहां बहाए जा रहे हैं। माधव आनंद, मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी PIL नहीं एंटरटेन करने को तैयार था। मजदूरों की हालत यह है, मानो हम एहसान कर रहे हैं कि जी पैसे दे दिए। अरे बड़ा एहसान किया, कोलू के बैल हैं, आप माई बाप हैं, वो भी देशवासी हैं। आप और मैं अगर नौकरी करते हैं, मैं नौकरी करता हूं, मैं भी तो मजदूर ही हूं। मैं नौकरी पेशा कहता रहूं, मैं भी रोजी रोटी कमा रहा हूं, वो भी कमा रहे हैं और मेहनत से कमाते हैं, पर उनकी पीड़ा कोई नहीं सुनेगा। जब इलेक्शन का वक्त आता है संजीव जी, तब सुना जाता है। अभी अजय आलोक जी ने बड़े बड़े दावे किए। मैं कहता हूं कि कोई सभी सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। इस आपदा के घड़ी में हम सब लोग को मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो सत्ताधारी दल भी तो राजनीति कर रहे हैं। कहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिहार की स्थिति आप देखिए, जितने भी श्रमिक की घर वापसी हुई है, आप उनको 500 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। क्या आज के इन्फ्लेशन का जो रेट है, अजय आलोक जी डॉक्टर हैं और शास्त्री नहीं है, लेकिन उनको ज्यादा पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का जो रेट आज के डेट में भारत में है, क्या 500 रुपया 1000 रुपया से किसी श्रमिक का पेट भी भर सकता है क्या? जितने भी क्वारंटीन सेंटर बिहार में है, 2400 रुपए दावे किए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति पे 2400 रुपए खर्चा किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक बात संदीप जी ये है कि क्वारंटीन सेंटर की जो हालात है बिहार में, यानी ऐसी बदतर स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक शौचालय में 50 आदमी, 60 आदमी, 100 आदमी जो है तो जाना पड़ता है। रोशनी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए जाते हैं। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं संदीप जी, लेकिन वास्तविक बात यह है, जब धरातल पे आप जाएंगे, कागज पे सब कुछ अच्छा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अच्छी अच्छी बात करते हैं, और डबल इंजन की सरकार है। संदीप जी, मैं तो शुरू से कहा, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर हमारी प्राथमिकता भी है क्या? अनुराग भदौरिया, मजदूर हमारी प्राथमिकता है क्या? मतलब बड़ी बड़ी बातें चुनावी रैली में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अगर मजदूर हमारी 52 करोड़ है मजदूर देश में, मजदूर हमारी प्राथमिकता होती तो प्रधानमंत्री जी जब आए थे बोलने के लिए, नहीं, अगर प्राथमिकता इन लोगों ने की होती और इनके अंदर उनके दर्द होता और उनको अपना समझ रहे होते, ये लोग उनको अपना समझते नहीं है, उनको उन्होंने इस देश का समझा ही नहीं है। उनको लगता है कि ये तो कोई बात नहीं, मजदूर है, इन पे हम 500 का टुकड़ा फेंक देंगे, 1000 रुपए फेंक देंगे, इसी में खरीद लेंगे, इनको नहीं 2000 इनके अकाउंट में डाल देंगे, ये तो बिकाऊ है। इनकी मानसिकता बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो प्रधानमंत्री एक शब्द ना बोलते, जहां 52 करोड़ गरीब मजदूर हो और प्रधानमंत्री जी किसी एक शब्द ना निकले मुंह से, एक बार दर्द ना निकले। 20 बार आप बात करते हो, लेकिन गरीब मजदूर की आज तक एक बार उन्होंने आवाज नहीं उठाई, एक बार नहीं उठाई। तो ये मुझे दर्द होता है कि आप गरीब मजदूर के ऊपर में बात तो करते हो, कहते हो कि गरीब आदमी जो चप्पल पहनता, हवाई चप्पल पहनता, वो हवाई जहाज में चलना चाहिए, यही बोलते थे। और जो सुविधाएं अमीर को मिलती वही गरीब को मिलनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी के भाषण थे, हमारे नहीं है। जीवेल साहब सुन रहे होंगे। और आज उनके बारे में कोई दर्द नहीं, क्योंकि सत्ता आपको मिल चुकी है, वोट उनका मिल चुका है, अब उनकी जरूरत नहीं है। फिर सरकार आएगी, फिर इलेक्शन का वक्त आएगा, फिर जाति धर्म की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान ले आएंगे, फिर 2000 के टुकड़े फेंक देंगे। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले देखिए, सारा खेल ऑप्टिक्स का भी हो गया है क्या? कोई स्वीपर्स के पैर धोने लगेगा चुनाव से पहले, कोई दलित बस्ती में जाकर रोटी खाने लगेगा, कोई सुखदेव विहार में बैठकर, पेवमेंट पर बैठकर मजदूरों से बात करेगा जो अंबाला से झांसी जा रहे थे। बस तस्वीरें खिंचवा लो और खैर ख्वाह बन जाओ और दिखाओ कि मजदूरों को लेकर हम कितने संवेदनशील हैं। बस यही है हमारा कंसर्न मजदूरों को लेकर। संदीप जी, मैं केवल हाथ जोड़ करके इन सब राजनीतिक दलों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों का भाई साहब मार्च और अप्रैल का वेतन दिलवा दीजिए। हर राजनीतिक दल की सरकार कहीं ना कहीं है, केंद्र में होगी, प्रदेशों में होगी, सब राजनीतिक दल की पार्टियां जितनी यहाँ बैठी है, एक समाजवादी पार्टी को छोड़कर सबकी राजनीतिक सरकारें हैं।
कृपा करके इनका वेतन दिलवा दीजिए, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कितने संवेदनहीन लोग हैं ये सब, मजदूर का वेतन नहीं दिलवा सकते। वेतन ही नहीं, मैं इसमें जोड़ दूं पवन जी, आपकी इजाजत से मैं जोड़ दूं, वेतन तो मिल ही नहीं रहा और साल में 2 दफा अप्रैल और सितंबर में जो न्यूनतम वेतन होता है, मिनिमम वेजेस होते हैं, उसमें इजाफा किया जाता है और 500 रुपए तक का इजाफा हो जाता है। देश में कोई न्यूनतम वेतन है नहीं एज सच, पर 178 रुपए की एक लिमिट है कि 178 रुपए से नीचे नहीं। तो 178 रुपए एक मजदूर को मिलते हैं और साल में 500 रुपए बढ़ जाते हैं इन 2 वेतन वृद्धि के चलते। ये भी रोक लिए हैं सरकार ने। 7,500 करोड़ का फायदा हो जाएगा सरकार को। 15 करोड़ मजदूर जिनको ये वेतन मिलता है सरकारी भत्ते के अंदर आते हैं और 500 रुपए बच जाएंगे, तो 7,500 करोड़ रुपए सरकार ने बचा लिए मजदूरों का पैसा मारकर। अंतिम चरण है, लास्ट कमेंट्स, जीवीएल और राजीव त्यागी। जीवीएल 30 सेकंड में। मजदूर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ना, मजदूर हमारा फोकल पॉइंट होना चाहिए कि नहीं, डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, वही देश का आर्थिक पहिया घुमाएगा। हम माने बिल्कुल, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। बहुत कुछ इस दौरान किया गया है। ये कहना कि सरकार ने नहीं किया है, ये बिल्कुल बेईमानी होगी। हमने 11,092 करोड़ रुपए जो प्रदेशों को देकर माइग्रेंट्स के उनके रहने के इंतजाम के लिए और खाने के लिए आयोजन करने के लिए हमने पैसा दिया था। हमने 4,200 करोड़ वेतन नहीं दिया, वेतन वृद्धि रोक ली। मुझे बीच में मत टोकिए संदीप, 30 सेकंड है क्योंकि आज नहीं, आप क्या नहीं जानते, जनता को जानकारी हो। 2 करोड़ 20 लाख जो मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनको 4,200 करोड़ रुपए दिए गए। अब ये घर जा रहे हैं, उनके लिए 40,000 करोड़ का अधिक नरेगा का फंडिंग बढ़ाया गया, जिससे हर मजदूर घर बैठकर अगले 4 महीने में कम से कम 25,000 कमा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप दावा कर रहे हैं। मैं ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग रखूंगा और इस पर हम पूरा 1 घंटे की चर्चा करेंगे। आपने कई दावे कर दिए 30 सेकंड में। राजीव त्यागी। देखिए, मेरा बहुत सवाल बहुत स्पष्ट है मजदूरों के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय जिस टाइम ये कह रहे थे कि पूरे देश में किसी को सैलरी कटौती नहीं करनी, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी का डीए काट रहे थे, फौज का डीए काट रहे थे। इससे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को मजदूरों का वेतन काटने का हौसला मिला, पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ रुपए में से आपने क्या मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रावधान किया? आपने बिल्कुल प्रावधान नहीं किया। तीसरी बात, आपने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिए रेलवे ने, लेकिन मजदूरों से पैसा वसूलने का काम किया। 2 तारीख का सर्कुलर याद करिए, तो रेलवे ने जारी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजदूर हमारा फोकल पॉइंट बने। 52 करोड़ लोग हैं, हम उनके बारे में चर्चा करें, उनकी व्यथा सुने, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएं। वो घर से वापस भी आने हैं, कारखाने अगर आपको चलाने हैं। अब तो शक्तिकांत दास ने मान लिया, इस छमाही में हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।